नमस्कार दोस्तों पिछले काफी समय से एक चीज को लेकर डाउट चल रहा था कि भारत और रशिया ने मिलकर 2025 में एक एग्रीमेंट साइन किया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट था लॉजिस्टिक्स को लेकर, लेकिन वो साइन तो हो गया था। इनफैक्ट पिछले साल पुतिन भी आए थे तो उसके पहले रशिया ने रेटिफाई भी कर दिया था, लेकिन क्या वो फोर्स में आया कि नहीं इसके बारे में किसी को नहीं पता था। फाइनली मैं आपको बता दूं, जो रशिया की इंफॉर्मेशन पोर्टल है, जैसे भारत में हम पीआईबी सुनते हैं ना, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो उसी प्रकार से रशिया की जो पोर्टल है उन्होंने इसके बारे में बताया और कहा है कि जनवरी से ये ऑलरेडी फोर्स में आ चुका है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये आप हेडलाइन देख सकते हो, पैक्ट अलाउइंग इंडिया रशिया टू स्टेशन 3000 ट्रूप्स, 5 वॉरशिप्स, 10 एयरक्राफ्ट इन ईच अदर्स टेरिटरी ऑपरेशनल। इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली ये पैक्ट है क्या, इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, रशिया को क्या फायदा होगा, भारत को क्या होगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है कि यहां पर इसके बैकग्राउंड को समझिए। जिस पैक्ट की हम बात कर रहे हैं वो है इंडिया रशिया मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एंड डिप्लॉयमेंट पैक्ट। और ये कोई अचानक से नहीं आया है, ये तो भारत और रशिया के जो रिश्ते हैं इतने दशकों से चलते आ रहे हैं उसकी वजह से हुआ। यूएसएसआर, आपको याद होगा, 1991 के पहले भारत का प्राइमरी डिफेंस सप्लायर था। 1991 के बाद भी ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदल गया। 2000 के बाद तो एनुअल समिट होने लग गया दोनों देशों के बीच में, और अब हम ऑपरेशनल मिलिट्री कोऑपरेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये जो पैक्ट है ना, ये अभी तक जो बायर सेलर का रिलेशन था उसको आगे बढ़ाकर ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये जो पैक्ट है इसको समझिए कि कब साइन हुआ था। ये हुआ था साइन दोनों देशों के बीच में मॉस्को में 18 फरवरी 2025 को। उसके बाद पिछले साल आपको याद होगा 4-5 दिसंबर को पुतिन आए हुए थे भारत के दौरे पर, और उसके जस्ट पहले, आने से जस्ट पहले 2 दिसंबर को जो रशिया की पार्लियामेंट है उन्होंने इस एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया था। तो क्वेश्चन ये था कि रेटिफाई तो हो गया, लेकिन क्या ये फोर्स में आया कि नहीं। तो इसी को लेकर यहां पर आप देख सकते हो, जो रशिया की ऑफिशियल लीगल इंफॉर्मेशन पोर्टल है उन्होंने अभी जस्ट एक दिन पहले बताया है कि ये ऑलरेडी 12 जनवरी से फोर्स में आ चुका है। और मैं आपको बता दूं, ये जो एग्रीमेंट हुआ था ना, ये 5 साल के लिए है और ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाएगा। मतलब कि मान लो अगर भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं है, रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हर 5 साल में ये आपका ऑटोमेटिक रिन्यूअल होता रहेगा। मे भी शायद अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, दिक्कत आ जाए, तो वो एक अलग बात है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, रिसेंटली आपने सुना होगा इटली ने इजराइल के साथ अपना जो डिफेंस एग्रीमेंट है उसको अभी के लिए रोक दिया है। वो पिछले 20-25 साल से चल रहा था, लेकिन क्या हुआ था कि अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, लेबनान पर अटैक हो रहे थे, इसको देखते हुए इटली ने कहा कि हम ऑटोमेटिक रिन्यूअल अभी नहीं अलाउ करेंगे। तो चीजें अगर ठीक हो जाएंगी तो वापस से वो एग्रीमेंट हो जाएगा। तो उस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगा। अब मैं इस एग्रीमेंट के बारे में बताता हूं। बेसिकली ये जो एग्रीमेंट है, इट इज ब्रॉडली रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक एंड मिलिट्री डिप्लॉयमेंट एग्रीमेंट। इसके नाम से आप समझ पाओगे, लॉजिस्टिक्स एंड मिलिट्री डिप्लॉयमेंट। अगर हमें रशिया के पोर्ट्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना पड़े, अपने ट्रूप्स को वहां पर डिप्लॉय करना पड़े, वो हम कर सकते हैं। सेम वो चीज रशिया भी हमारे लैंड पर कर सकता है। मतलब इसमें बायलैटरल चीजें आपको देखने को मिलेंगी, दोनों देश कर सकते हैं। कंसेंट बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि रशिया जब चाहे हमारे धरती पर अपने ट्रूप्स को भेज देगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। मतलब कंसेंट बेस्ड है। नॉन अलायंस का फ्रेमवर्क आपको देखने को मिलेगा, और लिमिटेड है। मतलब इसमें लिमिट लगाई गई है, कितने वॉरशिप्स रशिया भारत की तरफ भेज सकता है, कितने सोल्जर्स को भेज सकता है। ये कुछ वैसा है जैसे आपने देखा होगा भारत और यूएस के बीच में लेमोआ जो एग्रीमेंट हो रखा है, और साथ ही साथ भारत फ्रांस का जो लॉजिस्टिक पैक्ट हो रखा है, सेम वही चीज भारत और रशिया के बीच में हुआ है। अच्छा, एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर है क्या। यहां पर डिप्लॉयमेंट के ऊपर कैप लगाया हुआ है। मतलब दोनों देश एक दूसरे के पास जो है 3000 मिलिट्री पर्सनल तक भेज सकते हैं, 5 वॉरशिप्स, 10 एयरक्राफ्ट। मतलब इतना अमाउंट जो है रशिया चाहे तो भारत के लिए भेज सकता है और भारत चाहे तो रशिया के लिए भेज सकता है। तो ये जो कैप है ये इंश्योर करता है कि कोई परमानेंट बेस क्रिएट नहीं होगा, कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं होगा, इसीलिए यहां पर ये कैपिंग लगाई जाती है। फिर दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस। मतलब इसकी वजह से क्या होगा कि हम रशिया के जो नेवल बेसेस हैं, पोर्ट्स हो गया, डॉक्स हो गया, इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, उनके एयर बेसेस का इस्तेमाल कर पाएंगे, हैंगर्स का इस्तेमाल कर पाएंगे, मिलिट्री लॉजिस्टिक हब्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे कि हमारी इंडियन नेवी को रशिया के फार ईस्ट पोर्ट पर अपने शिप्स को डॉक करना है तो वो आसानी से हो सकेगा। सेम उसी प्रकार से रशियन नेवी को अगर इंडियन ओशन में जो फैसिलिटीज हैं, हमारी जो फैसिलिटीज हैं, उसका इस्तेमाल करना है तो वो रशिया कर पाएगा। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स में भी सपोर्ट मिलेगा, जैसे फ्यूल सप्लाई हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, एमुनिशन हो गया, फूड एंड मेडिकल सपोर्ट चाहिए इमरजेंसी में कुछ भी हो, तो वो चीजें भी दोनों देश एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। और यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज परमिटेड होंगी, और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा नहीं है
कि मान लो एक्टिव वॉर चल रहा है किसी के साथ, ऐसा कुछ हुआ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चीजें होंगी, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, एग्रीमेंट के अंदर ये कहा गया कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान ये हो सकता है, ट्रेनिंग मिशंस के दौरान हो सकता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के दौरान ऐसा हो सकता है, एंटी पायरेसी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी के दौरान, एंड अदर म्यूचुअली एग्रीड ऑपरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर भारत और पाकिस्तान का कोई वॉर होता है, भारत चाइना का होता है, ऑल्दो अभी के सिचुएशन के हिसाब से तो लगता नहीं कि अगर चाइना के साथ वॉर होगा तो रशिया कोई मदद करेगा, क्योंकि उनका चाइना के साथ एक अलग रिलेशन है, कई चीजें हैं। लेकिन अगर कोई वॉर जैसी सिचुएशन होती है और रशिया एग्री करता है कि भारत अपने ट्रूप्स को भेजे और भारत एग्री करता है कि रशिया अपने ट्रूप्स को भेजे, तो उस केस में ये हो सकता है। मतलब ये कंसेंट बेस्ड है। कॉम्बैट ऑपरेशंस जो है विदाउट एक्सप्लिसिट कॉन्सेंट ये अलाउड नहीं है, कंसेंट होगा तभी ये चीजें हो सकेंगी। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर मैं भारत के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो एक तो क्या है, हमारा जो जियो स्ट्रैटेजिक रीच है वो काफी एक्सपैंड हो जाएगा ना। जस्ट इमेजिन ना, यहां पर रशिया का जो आर्कटिक रीजन है ये कितना सारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अभी शायद हमें उतना एक्सेस नहीं मिल पाता। इसके अलावा सेंट्रल एशिया में यहां पर जो एंट्री हो गई वो भारत को एक्सेस मिल सकता है। यूरेशिया के अंदर भारत का प्रेजेंस यहां पर बढ़ सकता है। आप समझ रहे हो कि इस एग्रीमेंट की वजह से भारत का ओवरऑल जो रीच है वो काफी एक्सपैंड हो सकता है। फिर इसके अलावा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी रीइंफोर्स हो रही है। देखो, भारत ऐसा नहीं है कि ये चीज सिर्फ रशिया के साथ कर रहा है, हम तो फ्रांस के साथ भी कर रहे हैं, अमेरिका के साथ भी कर रहे हैं। तो ये नॉन अलाइनमेंट या फिर आप कह सकते हो आज के डेट में जो मल्टी अलाइनमेंट है उसकी पॉलिसी भारत अपना रहा है। फिर इसके अलावा मिलिट्री कैपेबिलिटी एनहांसमेंट, मतलब जो इंटरऑपरेबिलिटी है रशियन सिस्टम के साथ वो काफी अच्छी हो जाएगी। और ऑब्वियसली बात है ना, हमारे पास ज्यादातर रशियन ओरिजिन इक्विपमेंट है, तो उसमें भी भारत को काफी मदद मिलेगा। जहां तक रशिया का सवाल है कि रशिया के लिए क्यों इतना मायने रखता है, देखो एक तो क्या है कि उसको इंडियन ओशन रीजन में एंट्री मिल रही है, जो वेस्टर्न नेवल डोमिनेंस है उसको काउंटर करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यहां पर जो स्ट्रैटेजिक आइसोलेशन है रशिया का वो भी ब्रेक होगा, क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद से वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश की। तो रशिया भी चाह रहा है ना कि उसको एक रिलायबल एशियन पार्टनर मिले, नॉन वेस्टर्न अलायंस मिले। तो भारत एक की जियोपॉलिटिकल एंकर की तरह रशिया की मदद कर सकता है। और वार्म वाटर का भी एडवांटेज है। ध्यान रखिएगा, ठंड के समय क्या होता है, इनके जितने भी पोर्ट्स वगैरह हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, आइस से कवर हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आती है नेविगेशन में। तो उसको भारत के जो पोर्ट्स वगैरह फैसिलिटीज हैं उसका एडवांटेज मिल रहा है। जहां तक सवाल है कि इसका जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होगा, देखो डेफिनेटली इसकी वजह से बहुत से जो कंट्रीज हैं उनमें हलचल मचेगी, जो ग्लोबल पावर बैलेंस है वो इंपैक्ट होगा। मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही सटल तरीके से, डायरेक्ट तो नहीं लेकिन सटल तरीके से नेटो को भी तो इंपैक्ट होगा कि कुछ इस प्रकार का भारत का एग्रीमेंट हुआ है। यूएस लेड जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है वो इंपैक्ट होगा, कई चीजें हैं। फिर इसके अलावा चाइना को भी मैसेज है, क्या है कि भारत और रशिया के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। मतलब भारत भी तो चाहेगा ना कि रशिया पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाए, जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो कर पा रहे हैं। फिर इसके अलावा इंडिया यूएस रिलेशंस ये भी इंपैक्ट हो सकते हैं। भारत ऑल्दो अपना कॉपरेशन कर रहा है यूएस के साथ, क्वाड वगैरह कई चीजों में, लेकिन रशिया के साथ भी टाइज को मेंटेन कर रहा है। तो इसको हेजिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं कि हम हेज कर रहे हैं, और वो हर एक देश करता है। आप हमारे पड़ोसी देश देख लो ना, चाहे बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, कोई भी देश देख लो, मतलब वो भारत के साथ रहता है, कहता है हम भारत के साथ हैं, लेकिन वो चाइना को भी कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश करता है कि कल के डेट में मान लो भारत धोखा दे दे, अगर वो ऐसा लगता है उसको। तो हर एक देश कहीं ना कहीं ये सोचता है कि उसको अपनी हेजिंग करनी है। खैर, यहां पर अगर मैं इस एग्रीमेंट को कंपेयर करूं, जैसे यूएस के साथ कंपेयर करूं, तो यूएस के साथ जो लेमोवा वाला एग्रीमेंट हुआ था वो सिर्फ लॉजिस्टिक्स पर था। ये लॉजिस्टिक्स प्लस डिप्लॉयमेंट, उनके ऊपर कैपिंग वगैरह लगाई गई है। फिर इसके अलावा ट्रूप लिमिट्स, मतलब कोई स्पेसिफाइड नहीं था कितने अमेरिकन ट्रूप्स वगैरह आ सकते हैं, यहां पर हमने स्पेसिफाई कर दिया 3000। स्ट्रैटेजिक फोकस भी है, ये इंडो पैसिफिक था, ये हमारा यूरेशिया, आर्कटिक, इंडियन ओशन रीजन उधर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ये सारी चीजें क्योंकि पुतिन दोबारा साल में, मतलब एक साल के अंदर अंदर दोबारा ये विजिट होने जा रहा है, क्योंकि पिछले साल वो आए थे एनुअल समिट के लिए, और पिछले साल तो क्या था, इंडिया रशिया का 25th जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है जो हमने 2000 में स्टैब्लिश किया था, उसका 25th एनिवर्सरी था। तो उस मौके पर वो आए थे दिसंबर के महीने में। और अभी क्या है, ब्रिक्स समिट भारत में होना है, और इस मौके पर भी पुतिन ने कंफर्म कर दिया है कि वो भारत आ रहा है। और देखो, ब्रिक्स इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रिक्स बेसिकली मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज का ग्रुप है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो थे ही, प्लस और भी कई कंट्रीज ऐड हुए हैं। टोटल 11 कंट्रीज हैं। अच्छा, यहां पर 4 का नाम लिखा हुआ है, सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट, ईरान। 2 कंट्रीज और कौन है, चलिए मैं एक बताता हूं, इंडोनेशिया।
एक और कंट्री कौन है ब्रिक्स के अंदर, क्या बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। खैर इसके अलावा यहाँ पर जो ब्रिक्स है वो इकोनॉमिक पावर हाउस भी है, क्योंकि ग्लोबल पॉपुलेशन का 40% रिप्रेजेंट करता है, मेजर ग्लोबल जीडीपी का शेयर है, मेजर एनर्जी प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि हम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वेस्टर्न लेड जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको भी चैलेंज करते हैं इसके ब्रिक्स के थ्रू। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं कि आईसीसी ने, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उन्होंने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर रखा है कि किसी और देश में अगर जाएंगे तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है। तो पुतिन आईसीसी जो रूलिंग से एनफोर्स जो कंट्रीज हैं वहां पर विजिट नहीं करते, लेकिन भारत, आप सब जानते हो, भारत आईसीसी का पार्टी नहीं है, मतलब हम उसको ज्वाइन नहीं किए हैं, इसीलिए हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो यहां पर पुतिन दोबारा साल में 2 बार उनका विजिट हो रहा है भारत में, तो एक मैसेज भी है कि एक स्ट्रांग जियोपॉलिटिकल सिग्नल है कि भारत क्या लगातार रशिया के साथ एंगेज कर रहा है, डिस्पाइट यूएस कितना भी हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है। बहुत सारे इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो अल्टीमेटली यहां पर कंक्लूजन ये निकलता है कि जो एग्रीमेंट है ये दिखाता है न्यू जनरेशन मिलिट्री पार्टनरशिप मॉडल, जहां पर लिमिटेड डिप्लॉयमेंट, हाई ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीजें हो रही हैं। इसकी वजह से भारत रशिया के रिश्ते में और ज्यादा मजबूती आएगी, भारत का जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो भी मजबूत होगा। तो लेट्स सी अब आगे इसको लेकर क्या होता है, बट आई होप कि ये जो डाउट था ना कि भारत और रशिया ने जो एग्रीमेंट किया था, लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, वो अभी तक फोर्स में आया कि नहीं, तो वो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत और रशिया के बीच में कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है, इनमें से आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा आप सब जानते हो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027-28 कोई भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड मान लीजिए अगर आप ये बैच लेते हैं, प्रीलिम्स को क्रैक कर लेते हैं, तो पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू से लेकर सब कुछ आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।